अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो देहलवी, जिन्हें दुनिया अमीर खुसरो के नाम से जानती और मानती है, 700 साल पहले के एक ज़बरदस्त और बेमिसाल हिंदुस्तानी शायर हैं। शायरों में उनसे बड़ा हिस्टोरियन कोई नहीं गुजरा और तारीख लिखने वालों में उनसे बड़ा शायर नहीं हुआ आज तक। अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा गया क्योंकि अमीर खुसरो ने सिर्फ शायरी ही नहीं की, अपने ज़माने की तारीख ही नहीं लिखी, बल्कि एशियाई संगीतों और साज़ों को भी मिलाकर माला माल किया है। वो न सिर्फ शायर थे, बल्कि संगीत विद्या के माने हुए उस्ताद थे। उनकी शायरी को मौसीकी से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब उनका व्यक्तित्व जो था वो चमत्कारिक व्यक्तित्व था। तबला के आविष्कारक थे, सितार के आविष्कारक थे। मिर्जा गालिब, जो हिंदुस्तान के किसी फारसी शायर को नहीं मानते, अमीर खुसरो के आगे सर झुकाते हैं और उनके पांव धो धो कर पीने में अपनी शान जताते हैं। उन्होंने लिखा है, गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मज़ा न हो, गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मज़ा न हो, पीता हूँ धो के खुसरो शीरी सुखन के पाँव। कल कबाना, मुक्तियाँ, पहेलियाँ और मुकरियों से फनकारी को अलग सीमा तक ले गए। जैसे कि पहेलियाँ क्या होती हैं, जो हम सुनते हैं अकबर बीरबल की पहेलियाँ, उनको पहेलियाँ कहते हैं। आपने मुकरियाँ नाम लिया, तो मुकरियाँ क्या होती हैं? मैं तो पहली बार मुकरियाँ सुन रहा हूँ। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की अलग अलग ज़मीनों और ज़बानों की सैर की थी। जेहाल मिश्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब में हिजरा नदार मेजा, न लेहूं काहे लगाए छतिया, पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। यहाँ पिया कौन है? अमीर खुसरो की शख्सियत के कई पहलू थे। एक सूफी जिसने दुनिया को मोहब्बत की नज़र से देखा, सारी इंसानियत को एक ही नस्ल समझा। उस समय हिंदू और मुसलमान के संबंधों के बीच में तनाव थे। अच्छा। और उस तनाव में प्रेम को घोलने का काम इन्होंने अपने शेरो शायरी के माध्यम से, गीत कव्वाली के माध्यम से। कहीं न कहीं यही कारण है कि आज 700 साल बाद भी कव्वाल, गज़ल गायक खुसरो के लिखे हुए गीतों को इस्तेमाल करते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बहुत सारी कव्वालियाँ गाई हुई हैं, बहुत लोगों द्वारा लिखी हुई। उनमें से एक कव्वाली जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है, छाप तिलक सब छीनी। तो मुझे अभी बहुत रिसेंटली पता चला कि वो अमीर खुसरो साहब ने लिखी हुई है। और अमीर खुसरो साहब के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी है नहीं, और ये सिर्फ एक कव्वाली है जो उन्होंने लिखी और जो आज प्रचलित हो रही है। ऐसी बहुत सारी कव्वालियाँ होंगी जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता होगा। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन, व्यक्तित्व जो है अमीर खुसरो का, मुझे पता है कि दैट गोज बियॉन्ड जस्ट द हिंदी लिटरेचर, वो उससे बहुत बड़ा है। तो आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं उनके जीवन के बारे में? देखिए वैभव जी, अमीर खुसरो जो हैं, जी सर, वो लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी के दौर के एक कवि हैं, गायक हैं। 1253, कुछ लोग 54 भी मानते हैं जी, लेकिन स्वीकारोक्ति 53 की है। 1253 में आज का जो उत्तर प्रदेश है, अच्छा, उसमें एटा नामक जगह है। जी, जिला है। हाँ, तो वहीं कासगंज पटियाला में उनका जन्म हुआ था। अच्छा। और कहना चाहिए कि अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा गया। तूती हिंद? तूती ए हिंद, हाँ, उसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि महान व्यक्तित्व, एक महान कवि जो मीठा बोलता हो, जो गाता हो, जिसकी आवाज मधुर हो,
जो बुद्धिमान हो, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व। तो ये सब चीजें तो आपके व्यक्तित्व में भी नहीं हैं। नहीं, अब अमीर खुसरो से खैर हमारी तुलना मत कीजिए। नहीं नहीं, मतलब लेकिन अमीर खुसरो का व्यक्तित्व था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व था, जी भारत से लेकर वैश्विक स्तर पर। मूलतः वो फारसी के जानकार थे, फारसी के कवि थे, जी और हिंदी पर भी उनका अधिकार था। तो उन्हें, उनका पूरा नाम जो था वो अब्दुल हसन आमीन उद्दीन था। बहुत लोग को पता भी नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। और सर मैं तो समझता था कि अमीर खुसरो का मतलब ये होगा कि वो उस समय प्रशासन में एक तरीके से काफ़ी ऊंचे ओहदे पे होंगे। ये तो मुझे आज पता चल रहा है कि वो मूलतः एक विद्वान थे और कलाकार व्यक्ति थे। नहीं नहीं, वो देखिए, एक कवि जो होता है ना वैभव जी, जी एक रचनाकार जो होता है, जी। एक कलाकार जो होता कहानीकार। है, एक कहानीकार, वास्तुकार, शिल्पकार, खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जी गायक व्यक्ति, इस तरह का जो स्वतंत्र पेशा वाले व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व होता है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है। आज ही आप देख लीजिए कि जो एक्टर है, क्रिकेटर है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ जाते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ जाते हैं। तो अमीर खुसरो भी अपने समय में 8 दरबारों में रहे, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े रहे। आप ठीक समझ रहे हैं। अच्छा। जैसे मुल्तान सुल्तान मोहम्मद के दरबार में थे। ये सुल्तान मोहम्मद वही थे बलबन के, बलबन का भतीजा। अच्छा। तो राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े रहे, और काफी जो उनका व्यक्तित्व था वो कवि का था, संगीतकार का था, एक गायक के तौर पर, एक बहुभाषाविद थे, बहुत सारी भाषाओं पर अधिकार था उनका, जानकार थे, बहुत सारे, मतलब उनका व्यक्तित्व जो था वो चमत्कारिक व्यक्तित्व था। ये सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस तक सीमित नहीं है जी। ये नहीं है कि यूपीएससी के सिलेबस में, हिंदी साहित्य के सिलेबस में है। जी। अमीर खुसरो का एक नाम है, अमीर खुसरो की एक पहचान है, अस्मिता है जी, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, तो एक बड़ा नाम है। तो सर अभी जैसा आपने बताया कि ये व्यक्ति जो अमीर खुसरो हैं, ये 1300 ईस्वी के लगभग हुए और इन्होंने जो भी अपनी कृतियां रचनाएं की वो उस समय की। तो अगर मैं बात करूं उस समय काल की, तो इस बात को तो हो गए 800 साल। हाँ, लगभग 750 वर्ष से 750-800 साल हो गए ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमीर खुसरो ने जो भी रचनाएं 800 साल पहले की, वो क्या उन रचनाओं में ऐसा विशेष था कि ना सिर्फ वो आज की डेट में, आज के समय में प्रासंगिक हैं, लेकिन लोकप्रिय भी हैं। दोनों चीजें उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या उनको इतना प्रासंगिक और लोकप्रिय बनाता है। असल बात, जब मैंने आपसे यह कहा कि उन्हें तूतीए हिंद कहा गया, जी सर, तो वो पहले कवि हैं, ऐसे मुसलमान पहले कवि हैं जी, जिन्होंने हिंदी भाषा को एक तरह से कहना चाहिए कि हिंदी भाषा का प्रयोग किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको अपना दरबारी कवि बनाया। सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। हिंदी भाषा का प्रयोग करने का मतलब ये हो सकता है कि क्या हिंदी भाषा उस समय जन्म ले चुकी थी जैसा हम समझते हैं आज हिंदी भाषा को? तो क्या हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हिंदी को बोलचाल की भाषा या राज दरबार की भाषा बनाने में? बिल्कुल। जैसे देखिए, कहते हैं हम कि 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का व्यवस्थित विकास क्रम देखने को मिलता है। जी सर। लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं जड़ें तो होंगी। हाँ, तो वो अमीर खुसरो ही है। एक जड़ उसमें से अमीर खुसरो भी हैं। महान जी। पहला कहना चाहिए कि हिंदी के एक तरह से जो भी उनकी रचनाएं हैं, कव्वाली के माध्यम से, गजल के माध्यम से, आएंगे उस पर। अब जैसे आप छाप, तिलक, सब छीनी कोई देख लीजिए, तो ये मुझे 800 साल बाद भी समझ आ रही है, समझ में आ रही है। और जबकि मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो इसका मतलब है कि 800 साल पहले भी कुछ इस रूप में वो थी, और जिसको इन्होंने
हाँ, अपने वही बात अपनाया। मैं कह रहा हूं कि अमीर खुसरो एक ऐसा कवि व्यक्तित्व हैं जी, जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया। समझ गया मैं। एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर। तो अब आप अलाउद्दीन खिलजी की बात कर हाँ, रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको अपना दरबारी कवि बनाया जी, और पहले मुसलमान कवि थे जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं वे, और एक तरह से कह सकते हैं कि खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय, क्रेडिट जी, आप अमीर खुसरो को देते हैं। ये अपने आप में पर्याप्त महत्व है। और इसके बाद भी यदि हम उनके लोकप्रियता की बात करें तो चाहे वो विदेशी भूमि हो चाहे भारत हो, उनकी लोकप्रियता की वजह ये रही कि वो एक शायर थे, वो एक कवि थे, बहुभाषाविद थे, बहुत सारी भाषाओं की जानकारी थी उनको, और मूलतः वो फारसी के जानकार थे, मूलतः वो फारसी के कवि थे। और उस समय सर राजभाषा और सारे औपचारिक काम तो फारसी और उर्दू हाँ, में ही होते थे। विदेशी भाषा है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को ऊपर बढ़ना है तो उसको उर्दू और फारसी सीखनी पड़ेगी। सीखनी पड़ेगी। सही बात है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं हिंदी का तोता हूं, हिंदी, साफ साफ अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं, कहते हैं कि मैं हिंदी का तोता हूं, और यदि तुम, जनता से कहते हैं कि यदि तुम मुझसे मीठी बात करना चाहते हो, यदि तुम मुझसे अच्छी बात करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो मुझसे हिंदवी में बात करो। क्या बात है। वो चाहते तो ये भी कहते हैं कि मुझसे फारसी में बात करो, फारसी में बात करो, लेकिन कहते हैं कि यदि तुम मुझसे मीठी बात करना चाहते हो, यदि तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तो तुम मुझसे हिंदवी में बात करो। मैं हिंदी का तोता हूं, जी, साफ साफ कहते हैं। मैं हिंदी का, हिंदवी शब्द इस्तेमाल करते हैं। हिंदवी का मतलब उस समय के दिल्ली के आसपास की बोली जाने वाली इस भाग में जो बोली जाने वाली भाषा थी वो हिंदवी थी। उसको हम आज की हिंदी का वो मात्र या कह लीजिए पेरेंट मान सकते हैं। हाँ, कि दिल्ली के आसपास जो बोली जाती थी भाषा वो हिंदवी थी। तो अपने पहेलियों के माध्यम से, अपने मुकरियों के माध्यम से, तो गीतों के माध्यम से, गजल के माध्यम से, उन्होंने अपने शेरो शायरी के माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन कहना चाहिए कि जो उन्होंने रचनाएं की, जो दिया, वो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के लिए भी, पूरे के पूरे लिटरेचर को जो है, एक लिटरेचर जो है वो अमीर खुसरो, शुरुआती अमीर खुसरो और लिटरेचर में इतना अंतर संबंध है। क्या बात है। तो सर आपने अभी जो इनकी लोकप्रियता के पीछे कारण बताए, उसमें आपने गजल का नाम लिया, उसमें आपने पहेलियों का नाम लिया, तो सर ये और आपने एक दो शब्दों का और प्रयोग किया, तो ये इनका मतलब क्या होता है? जैसे कि पहेलियां क्या होती हैं जो हम सुनते हैं, अकबर बीरबल की पहेलियां, उनको पहेलियां कहते हैं। आपने मुकरियां नाम लिया, तो मुकरियां क्या होती हैं? मैं तो पहली बार मुकरियां सुन रहा हूं। देखिए, अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए रचनाएं की। वो दौर जो था अमीर खुसरो का, उस समय हिंदू और मुसलमान के संबंधों के बीच में तनाव थे। अच्छा। और उस तनाव में प्रेम को घोलने का काम इन्होंने अपने शेरो शायरी के माध्यम से, गीत कव्वाली के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से, लोकोक्तियों के द्वारा, दो सुकने, इस तरह के चीजों से जनता का मनोरंजन किया जाए, जनता को साहित्य के समंदर में ले आया जाए, उनको एक तरह से जो है तो राहत दिया जाए। भावनाओं को व्यक्त करने के ये अलग अलग माध्यम है। जैसे आपने पूछा मुकरियां। हाँ, मुकरियां। तो मुकरियों का मतलब होता है कि मुकरियों का मतलब होता है कि अपनी कही हुई बातों से मुकर जाना। ये कैसे? आपने कोई स्टेटमेंट दिया, आपने कोई बात वादा किया मुझसे, प्रॉमिस किया। अमीर खुसरो असली नेता आदमी थे। नहीं, उन्होंने समाज के
ऐसे लोगों को जो अपनी बातें करके, वादा करके और मुकर जाते हैं, वो उस पर उन्होंने मुकरियां जो है लिखा। तो जैसे कुछ मुकरियों का अगर आप उदाहरण दे सके तो। जहां तक दो सूखने की बात है, दो सूखने का मतलब दो कथनों का एक आंसर। अच्छा। दो कथन, दो स्टेटमेंट हैं, उसका एक उत्तर हो, उसे हम दो सूखने कहते हैं। दो स्टेटमेंट हैं, दो कथन है और उसका एक ही उत्तर है, या दो से अधिक कथन है और उसका उत्तर एक ही है, उसको हम कहते हैं दो सूखने। पहेली हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां जो प्रचलित हैं, लोक में जो प्रचलित हैं। अच्छा। जैसे एक आध मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे वो कहते हैं कि 20 का सर काट दिया, ना मारा ना खून किया। आपने सुना होगा बचपन में। मैंने सर एक दूसरा सुना है, वो दो बेर खाती थी, वो दो बेर खाती हैं, वो नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती हैं। ये दो सुखने हैं। ऐसे ही है। ओके, अच्छा। तो वो कहते हैं कि जैसे एक ठेठ खड़ी बोली में एक है कि एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से एक भरा। थाल माने थाली, थाली, एक थाल मोती से भरा, सबके सर औंधा धरा, औंधा माने उल्टा, उल्टा, सबके सर औंधा धरा, चारों तरफ वो थाल फिरे, यानी थाल वो घूम रहा है चारों तरफ, जिधर हम जा रहे हैं उधर घूम रहा है, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका मतलब ये थाल क्या है? प्रतीक देखिए, अमीर खुसरो का प्रतीक देखिए। ये थाल क्या है? आसमान। मोती क्या है? तारे। हम जहां जा रहे हैं वो थाल हमारे ऊपर घूम रहा है, औंधा उल्टा है जैसे आसमान, लेकिन गिर एक भी नहीं रहा है, मोती एक भी नहीं गिर रहा है। तो ये जो प्रतीकों के सहारे, ये जो बिंब के सहारे, ये जो कहने का ढंग था अमीर खुसरो का, तो कहते हैं कि दो सूखने एक है कि पान क्यों सड़ा, दो सूखने हैं उनका कि पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, जी, लोटा न था। लोटा मतलब एक पात्र जल, जिससे हम पानी पीते हैं, जल पात्र। उत्तर प्रदेश में हमारे वहां लोटा बोलते हैं। तो लोटा न था, इसीलिए घोड़ा क्यों अड़ा, क्योंकि वो प्यासा था, पानी की जरूरत थी, और तो आराम लोटा करने था का नहीं। समय नहीं मिला। हाँ, और कहते हैं कि पान क्यों सड़ा, क्योंकि लोटा नहीं था, तो पानी नहीं था तो पान पे डाला नहीं जा रहा था, इसलिए पान माने लोटा में पानी नहीं था। पानी कहां नहीं था? क्योंकि लोटा ही नहीं था, तो पानी कहां से रहेगा? इसीलिए गधा भी अड़ा, पान भी सड़ा। तो कई सारे प्रश्नों के जाहिर सी बात है कि उत्तर इस माध्यम से आप आम जनमानस तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ, ये एक ऐसा टेक्निक है, शेरो शायरी के माध्यम से, गजल के माध्यम से, आसान शब्दों का प्रयोग करने से, हाँ, लोगों को जोड़ना आसान हो जाता है। ये ऐसी चीजें हैं जैसे वो इसी माध्यम से वो खड़ी बोली का भी प्रयोग करते थे, ब्रज भाषा खड़ी बोली को मिला देते थे। जैसे वो कहते हैं कि खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। तो जनमानस को कैसे जोड़ते हैं वो? तो उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रासंगिकता मिट ही नहीं सकती है, क्योंकि वो लोग उदात्त व्यक्तित्व के थे। वो लोग जनता को जोड़ना जानते थे, समाज को जोड़ना जानते थे, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलना जानते थे। रचनात्मक लोग थे अमीर खुसरो। तो सर अमीर खुसरो और उनके साथ साथ उस समय देखा जाए तो और भी बहुत सारे कवि और विद्वान हुए, हिंदावी के, उर्दू के, फारसी के। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकप्रियता का चार्ट बने तो अमीर खुसरो उस समय समकालीन सारे कवियों में, शायरों में नंबर 1 के दर्जे पे होंगे, मुझे लगता है। ऐसा क्या है अमीर खुसरो में और क्या अंतर है बाकी समकालीन कवियों से, शायरों से, जो उनको ये दर्जा, तूतिए हिंद का जो दर्जा है वो दिलवाता है? तो बाकी के उस समय के समकालीन शायर कवियों में और इनमें क्या अंतर हम देख सकते हैं? देखिए, अमीर खुसरो के बारे में वैभव जी मैं बता दूं कि उन्होंने जनता को जोड़ने के लिए जो उनका चमत्कारिक व्यक्तित्व था सर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि वो कवि भी थे, वो बहुभाषाविद भी थे, गजल भी थे। आपको जान के हैरानी होगी, यकीन जानिए, आपको जान के खुशी होगी, हैरानी कह रहा हूं कि अमीर खुसरो
कव्वाली के प्रणेता थे। ये जो आप तबला आज जो आप देखते हैं सुनते हैं, तबला के आविष्कारक थे। सितार के आविष्कारक थे। हारमोनियम के आविष्कारक थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो साहित्य के अलावा संगीत में हाँ जी, अमीर खुसरो जो है वो हारमोनियम के आविष्कारक थे। सितार वादक आप देखते हैं आज, उसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। कव्वाली अमीर खुसरो ने जमाया। आपको ये भी बता दें कि हिंदी भारत और ईरान दो देश हैं जी। भारत और ईरान के रागों को, जो राग हैं, उन रागों का मिश्रण करके अमीर खुसरो ने एक नया राग बनाया, जिसको हम ईमान कहते हैं, जिल्फ कहते हैं, साजगरी कहते हैं। ये शब्द हैं, लिखा हुआ है उनकी किताबों में। तो अमीर खुसरो ने इस शतरंज का खेल, चेस खेला आपने जी। शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ, ये बताने वाले अमीर खुसरो हैं। अपने ग्रंथ में इन्होंने बताया है। तो अमीर खुसरो का जो व्यक्तित्व है वो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि के तौर पे तो है ही। इसके अलावा उनका व्यक्तित्व जो है पूरे के पूरे तौर पर रचनात्मक व्यक्तित्व है। और उनकी भारत की तुलना वो किससे करते हैं? उनको तूतीए हिंद क्यों कहा गया? इसीलिए तो कहा गया। भारत की तुलना वो करते हैं कि भारत की तुलना स्वर्ग के बगीचों से करते हैं, कि भारत स्वर्ग के बगीचों की तरह है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वो कहते हैं कि नूर सिपीर उनका एक ग्रंथ है। उस नूर सिपीर नामक ग्रंथ में वो भारत की तुलना स्वर्ग के बगीचों से करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका व्यक्तित्व जो है वो सिर्फ एक कवि के तौर पे नहीं है, एक साहित्यकार रचनाकार के तौर पे नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक व्यक्तित्व है। अरबी फारसी शब्दों के साथ भाषा पे जबरदस्त अधिकार था। भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम के एक आलोचक हैं जी, उन्होंने इनको फुटकल कवियों में रख दिया। ऐसा क्यों सर? वो कहते हैं कि साहित्य में एक परिमार्जित, परिष्कृत, परिनिष्ठित भाषा का होना अनिवार्य है। साहित्य की अपनी एक भाषा है और अमीर खुसरो की भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा है। इसलिए उनको फुटकल काव्य में रख दिया। लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा अमीर खुसरो के ऊपर। ये तो एक आलोचना है एक विशेषज्ञ के द्वारा, उसके लिए उस पर कोई प्रभाव लेकिन नहीं पड़ा। जैसे हम देखते हैं कि ये थोड़ा एलिटिस्ट माइंडसेट है कि एलिट लोग, ये मैंने जनरली देखा है कि जो भी आसान भाषा शब्दों का प्रयोग करता है जो जनमानस से कनेक्ट हो जाती है, तो एलिट लोग जनरली उसको हल्का बता देते हैं थोड़ा सा। ये एक मैंने देखा है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रेमचंद, आपने नाम सुना होगा, जी उपन्यासकार। जी गोदान पढ़ी है मैंने। गोदान देखिए नाम भी है। तो प्रेमचंद जो है वो किसी आलोचक के, किसी के बुक रिव्यू के, किसी के मोहताज नहीं है जी। हालांकि उनकी भाषा कैसी है? उनकी भाषा यह है कि रिक्शे वाले, खोमचे वाले, कोई भी पढ़ सकता, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग खलिहान में बैठ के गोदान पढ़ सकता है, उतना ही आनंद लेगा जितना आपको आता है जी। तो भाषा ठीक है, साहित्य की फुटकल काव्य के श्रेणी में रख दिया अमीर खुसरो को, लेकिन इससे अमीर खुसरो के व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह की पहेलियों के माध्यम से यथार्थ की बातों को जाहिर कर देना, ये आसान बात थोड़ी ना है। नहीं। तो कुछ पहेलियां उनकी बताइए सर आप। मैंने कहा ना कि एक पहेली है उनकी, श्याम बरन की है एक नारी, श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मनुज इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वो बोली बोले। आप खुद बताइए इसका अर्थ क्या है? श्याम बरन, श्याम मन सांवली रंग की एक लड़की है
जी श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, यहां से जो है पूरा उसका माथा यहां से बहुत ही सुशोभित हो रहा है, अच्छा जी सुंदर। जी जो मनुज इस अर्थ को खोले, जो इसका मीनिंग बता देगा, जो भी इंसान इसका अर्थ बता देगा कि अमीर खुसरो साहब क्या कहना कहना चाहते चाह हैं। रहे हैं। कुत्ते की वो बोली बोले, हम्म। कुत्ता कैसे बोलता है? भाव। भाव भाव हाँ। तो ये भाव, माथा ऊपर क्या है? ओके। सांवला, ये श्याम बरन, आईब्रो, माथे ऊपर लागे प्यारी, माथे पे प्यारी लगती है, इसको सेविंग करा दीजिए, इसको छिलवा दीजिए, शेव करा दीजिए, कैसा लगेगा? अजीब सा लोग लगेगा। हंसेंगे। हंसेंगे। तो ये इसकी वजह से मस्तिष्क कितना प्यारा अच्छा लगता है। और कुत्ता कैसे बोलता है? भाव। तो कुत्ता भाव बोलता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? भाव। भाव। तो इस तरह का जो पहेलियां हैं, ये एक समझदारी की मांग करती हैं। आप कितने, आपके मानसिक स्तर कितना है, अमीर खुसरो साहब की पहेलियां याद मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। दिमाग का, मस्तिष्क का एक्सरसाइज है। पहेली क्या है? लॉजिकल रीजनिंग, मस्तिष्क का एक्सरसाइज। जी। तो इस तरह से जो है अमीर खुसरो का व्यक्तित्व, खासकर आजकल आपने शुरुआत में चर्चा किया, बॉलीवुड में हर जगह उनके जी। नुसरत फतेह अली खान साहब जो हैं, मुझे लगता है कि नुसरत फतेह अली खान साहब भी इतने प्रचलित इसीलिए हैं कि एक तो उनकी गायकी है, वो तो गायकी तो है, स्वाभाविक रूप से उसमें बहुत दम है, लेकिन जो उन्होंने गायकी में जो शब्दों का प्रयोग किया, जो उन्होंने चयन किया कव्वालियों का, वो अमीर खुसरो की थी। तो आपने दो चीजों को कंबाइन कर लिया, एक तो आपकी बहुत सॉलिड सिंगिंग में ट्रेनिंग है, गायकी बहुत अच्छी है, और दूसरा जो आपने शब्दों जो आपने चुने, शायरी चुनी, जो भी आपने दोहे चुने, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के थे जो अपने आप में बहुत लोकप्रिय और प्रासंगिक है। नहीं तो बहुत सारे लोग हुए होंगे शायद जो शायद नुसरत फतेह अली खान साहब के बराबर या उससे थोड़े ही नीचे रहे होंगे, लेकिन क्या ज्यादा मैटर करता है कि जो उसके भावार्थ हैं जो आप गा रहे हैं उसमें भी दम होना चाहिए। तो मतलब मैं तो जब नुसरत फतेह अली खान साहब का फैन ही इसलिए हूँ कि जो उनकी सारी कव्वालियां हैं वो अपने आप में बहुत दार्शनिक होती हैं। गुरु को बहुत महत्व देते हैं, गुरु को महत्व देते हैं, गायक, संगीतकार, धर्म के ऊपर उनकी इतनी सारी, धर्म पर तुम एक गोरख धंधा हो, हो भी नहीं अब तो, और ये सारी चीजें वहीं से आई हैं जी। ये कभी भी गुरु को, ये वही स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ, वही स्कूल ऑफ थॉट है जी। आपको मैं बता दूं कि अमीर खुसरो के गुरु जो थे जी, उनका नाम था मोइनुद्दीन औलिया, औलिया है ना, मोइनुद्दीन औलिया जी। सूफी सेंट हुए ना। हाँ, सूफी जी। तो उनकी जब मृत्यु हुई थी औलिया साहब की जी, तो खुसरो बहुत दुखी हो गए थे। जी। तो खुसरो ने एक पंक्ति लिखी थी कि गोरी सोवे सेज पर, जी, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। जी। इसकी भी लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन गुरु के मृत्यु पर एक शिष्य उदास है और वो देख रहा है कि सबकी यही गति होनी है। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। अब विदा विदा जाने का टाइम आ गया है, चलते चलाते का बेला है। जी। तो इस तरह से इन कवियों ने अपने गुरु के प्रति निष्ठा भी बहुत दिखाया है, समर्पण बहुत दिखाया है, प्रेम की बातें की हैं, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए इन लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि खुसरो ने तमाम मुक्तक के माध्यम से समाज को चेताने का प्रयास किया, समाज में प्रेम लाने का प्रयास किया। सर, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे अभी आपने मुक्तक शब्द का प्रयोग किया, तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मुक्तक होते क्या हैं। एक मुक्तक, जैसे वो मुक्तक लिखते थे, जैसे एक मुक्तक मैं आपको सुनाऊं जी, प्रेम के ऊपर है, प्रेम के सार के ऊपर है। वो कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, जी, खुसरो दरिया प्रेम का, वो उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार,
जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सो पार। ये मुक्तक है। इसके माध्यम से खुसरो ये बताना चाहते हैं कि प्रेम का सार तत्व क्या है। जी। प्रेम आसान नहीं है, आग का दरिया है, डूब कर जाना है। सोच लीजिए, इस आग के दरिये में आप डूब के उल्टी वाकी धार, और धार भी उल्टी है, विपरीत धार है, प्रतिकूल धार है। नदी में ऊपर की तरफ जाना है। एक तो आग का दरिया है, दूसरे उसकी धार उल्टी है, वाकी उल्टी वाकी धार, और जो भी उतरा वो डूबेगा ही। जो उतरेगा उसका डूबना तय है। अब सोच लीजिए, इस प्रेम को आप अपना पाएंगे कि नहीं? और जो डूबेगा वही पार लगा। जो डूबेगा वही पार लगेगा। क्या बात है, बिना डूबे पार नहीं। ताकत देखिए, खुसरो की ताकत देखिए, जनमानस को कैसे एक कर लेते हैं, जनमानस को कैसे अपने आज तक इसको गाया जाता है, इस मुक्तक को बिल्कुल गाया जाता है कि बिल्कुल सर। मिलन को लेकर, खुदा से मिलन को लेकर, इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक की जो ये यात्रा है कि इश्क मिजाजी पहले होगा कि इश्क हकीकी पहले होगा। ये प्रेम क्या मतलब होता है सर इसका? जैसे दो प्रकार के प्रेम है। सूफी दर्शन में कहा गया कि एक प्रेम मानवीय प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। तो ये कौन सा वाला प्रेम जो ये कौन सा वाला इश्क है? ये इश्क मिजाजी है। अच्छा, इश्क मिजाज। हाँ, ये सांसारिक प्रेम है। और एक है इश्क हकीकी प्रेम। इसका मतलब है कि बंदा अल्लाह से कनेक्ट करेगा, वो ही सच्चा प्रेम। स्पिरिचुअलिज्म की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि रास्ता यही है, अच्छा सही रास्ता यही है कि इश्क हकीकी प्रेम करो। इश्क मिजाजी में कुछ नहीं रखा है। वो कहते हैं कि खुसरो रहन सुहाग की जाकी पी की संग। यहाँ पी कौन है? खुसरो रहन सुहाग की। यहाँ पी कौन है? यहाँ पी जो है बंदा जो है वो अल्लाह के पास, खुदा के पास, खुदा शब्द का इस्तेमाल है। वो खुदा से जुड़ेगा और प्रेम में फना हो जाएगा। या फिर छाप तिलक सब छीनी तो उसे नैना मिला के, कि मतलब सारे कर्मकांड खत्म हो गए जब मेरा आपसे मिलन हुआ था। सारे ये भी इसका हकीकी है। वही दिख रहा है, वो हर जगह उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। हाँ, जेहाल मिश्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब में हिजरा नदार मेजा, न लेहूं काहे लगाए छतिया, पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। यहां पिया कौन है? यहां पिया वही अलौकिक शक्ति जिसकी तरफ खुसरो इशारा कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि फारसी का, खड़ी बोली का, ब्रज भाषा का कई तरह से नया मिश्रण है। हाँ, मिश्रण है, एक नया प्रयोग करने का प्रयास जो किया है। कोलिशन गवर्नमेंट टाइप है ये। अलग अलग इसमें पार्टियां शामिल रीजन की। तो उसमें जो है पूरे तौर लेकिन इसका तात्पर्य क्या है सर, ये जो आपने अभी बताया? ये खुसरो जो है वो एक तरह से अलौकिक सत्ता को, जी, वो कहते हैं कि कैसे एक सामान्य बंदा जी कैसे अलौकिक सत्ता से जुड़ रहा है और उस डोर को, बंदे और खुदा के बीच का जो डोर है वो किस तरह का है, इस पर प्रकाश डाला गया है। जी। आप देखिए कि खुसरो की भाषा में उक्ति वैचित्र है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी भाषा में उक्ति वैचित्र है। उक्ति वैचित्र का अर्थ यह है कि वे सीधी सीधी बात को, किसी भी सीधी बात को इतने रोचक तरीके से कहते हैं, सही बात है, कि उसमें जो है जान आ जाती है। ये खुसरो की एक विशेषता है। और इसी वजह से चाहे मुहावरा हो, लोकोक्तियां हों, दो सुकने हों, सब जो है जनमानस के बीच काफी लोकप्रिय हुई। एक खुसरो के वहां
ढकोसला शब्द आता है। जी। ढकोसला का अर्थ है कि दिखावा। दिखावा, आम जनमानस में उसको दिखावा कहते हैं। मतलब कोई ऐसी कविता, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई जो बेमेल हो, जो बेजोड़ हो, जिसका सर पैर न हो, ऐसे लोग कहते हैं क्या ढकोसलाबाजी कर रहे जी, हो। वही। हाँ। तो कोई अर्थ उसका नहीं है, कोई तुक उसका नहीं है, सिर्फ किस लिए लिखी गई है? मनोरंजन के लिए। मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि खुसरो मनोरंजन के कवि के तौर पे भी जाने जाते हैं जी। और अनेक सारे गीतों की रचना इन्होंने की है। जी। उसमें वो जो गीत रचे हैं उन्होंने, उसमें वो सारे गीत सूफी भावनाओं से ओतप्रोत हैं। एक खुसरो ने सावन पर, सावन का महीना होता है ना जी। सावन महीने पर एक गीत गाया है, बड़ा ही बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। मैं आपको सुनाता हूं। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि बेटी कहती है अपने मां से कि अम्मा मेरे बाबा को भेजो, अम्मा मेरे बाबा को भेजो कि सावन आई री, सावन का महीना आ गया है, मैं मिलने आना चाहती हूं, बाबा को भेजो। अम्मा क्या कह रही हैं, मां क्या कह रही है कि बेटी तेरे बाबा तो बूढ़े हो गए हैं कि सावन आया, बूढ़े हो गए हैं वो अब कैसे जाएंगे। फिर बेटी कह रही है कि अम्मा मेरे भाई को भेजो री कि सावन आया। तो फिर मां क्या कह रही है कि भाई तो तेरा बाला रे, छोटा है, उम्र में छोटा है, कैसे उसको भेजें। तो फिर कह रही है कि ठीक है, पिता को नहीं भेज सकती, भाई को नहीं भेज सकती, तो कोई नहीं, मामा को भेज दो। कहती है कि बेटी तेरा मामू तो बांका रे, वो भी छोटा है, वो भी बच्चेपन में है। तो इस तरह से जो एक झूला झूलते हुए स्त्रियां इसको गांव में गाती थीं, जो लोक गीत है, जो लोक से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको खुसरो ने बटोर लिया है, खुसरो ने उसको इकट्ठा कर लिया है जी। और बड़ा ही प्रसिद्ध है। सामाजिक पाखंड को लेकर, चाहे सामाजिक पाखंड की बात हो, अंधविश्वास की बात हो, आडंबर की बात हो, सब पर खुसरो ने प्रहार किया है। वैसे आप देखेंगे जी कि कोई भी सचेत कवि कभी भी प्रतिरोध की कविता किए बगैर नहीं रह सकता है। समाज में यदि पाखंड है, समाज में यदि झूठ फरेब है, समाज में यदि आडंबर है, तो सच्चा कवि वही है जो उसको उजागर करे। खुसरो इस मामले में चूकते नहीं है। खुसरो जो है वो कहते हैं कि उज्जवल वर्ण मतलब गोरे रंग का, क्या है, रंग वर्ण गोरे रंग का है। उज्जवल वर्ण अधीन तन व्याकुल है, अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, चित्त एक है, मन एक है, लेकिन ध्यान दो जगह है। पाखंड पर, आडंबर पर प्रहार करते हैं। कहते हैं कि देखत में तो साधु है, देखने में तो साधु लग रहा है, लेकिन निपट पाप की खान, पापी है। तो इस तरह से मेरा मानना यह है कि एक कवि को बहुत जागरूकता के साथ समाज को देखने का जो नजरिया है वो खुसरो के से बेहतर उस समय परिस्थिति काल में नहीं था, नहीं होता। तो लिंग भेद के ऊपर भी, जो लिंग भेद है, बेटा बेटी में अंतर जो लोग करते हैं समाज में, उस पर भी जमकर प्रहार खुसरो ने किया है। क्या बात। कहते हैं कि लड़की कहती है कि भैया को दी है बाबुल महला दो महला, भैया को जो है ब्रदर को तो तुमने फ्लोर पर फ्लोर दे दिया है, पहला दूसरा सब महला दो महला, सारी प्रॉपर्टी दे दी एक तरह से जी। हमको दी है परदेश सुन बाबुल मेरे, और हमको तुमने शादी करके कम उम्र में ही परदेश बाहर भेज दिया। शिकायत कर रही है, कह रही है कि मैं तो भू बाबुल तेरे खूटे की गैया, मैं तुम्हारे खूटे की गैया थी, तुम अपने पास ही मुझे बांधते थे,
हाँ की हूं कि जाऊं परदेश, तुमने हाँक कर, जैसे गाय को हाँकते हैं, तुमने हाँक हूंक कर मुझे परदेश भेज दिया। तुम बाबुल मेरे अपने पिता से शिकायत करती है। इस तरह की पंक्तियां खुसरो की हैं। मतलब मानव मूल्यों को देखा जा सकता है मानव उनके। मानव मूल्यों को देखा जा सकता है। तो जो है कई बार जो है उनकी कव्वाली बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मधवा से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मधवा से मटकी। खुसरो निजाम के बलि बल जाऊं, खुसरो निजाम के बलि बलि जाऊं, लाज राखे मेरे घूंघट पटकी, लाज राखे मेरे घूंघट पटकी। तो इस तरह से देखिए आप, तो वो एक भारतीय तुर्क थे। खुसरो क्या थे? एक भारतीय तुर्क थे। जी। और लेकिन उनकी मातृभाषा हिंदी थी। इसीलिए तूतिए हिंद, और इसीलिए कहते हैं कि मैं हिंद का तोता हूं, हिंदी में मुझसे बात करो। और मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं, साफ साफ वो लिखते हैं कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। और अगर वास्तव में मुझसे कुछ अच्छा जानना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो हिंदवी में बात करो और मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकूंगा। मैं कुछ तुमको नई बातें बताऊंगा, रोचक ढंग से बताऊंगा। हाँ, लेकिन हिंदवी में बताऊंगा। और मैं मिस्र की, मेरे पास मिस्र की शक्कर नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास मिस्र की शक्कर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अरबी में बात करूं। मेरे पास कोई मिस्र की शक्कर नहीं है कि मैं अरबी में बात करूं। मुझसे यदि बात करना है तो हिंदवी में बात करो। दो टूक बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। तो खुसरो को लेकर, चाहे पूरे साहित्य में, सिर्फ हिंदी साहित्य में नहीं, दूसरे भारतीय भाषाओं में भी खुसरो को पढ़ाते हैं, इतिहास में भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे, और उनकी भाषा अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों प्रकार की उनकी भाषा रही। सीधी सीधी बात भी करते हैं, जहां उनको पता चलता है कि बात को हमें लाक्षणिक तरीके से कहना चाहिए, प्रतीकात्मक तरीके से कहना चाहिए, वहां वो लक्षणा में भी प्रतीकों का, जैसे वो थाल में जो मोती रखे हुए हैं। हाँ, सबके सिर औधा धरा। क्या बात। तो इस तरह से आप देखें तो किसी कवि को समझना, किसी गायक को समझना, किसी शायर को समझना, इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। और खुसरो को हम उसी लिहाज से आज भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। क्या बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अब जब मैं वो कव्वालियाँ वापस से सुनूंगा तो जो मेरा दृष्टिकोण होगा वो काफ़ी अलग होगा, क्योंकि अब मुझे अमीर खुसरो के बारे में बहुत कुछ पता है। सब तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी क्लेम कर सकता है कि सब कुछ पता हो, लेकिन अब मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है अमीर खुसरो का। तो जब भी वो रेफरेंस आएगा तो मुझे तो बहुत मज़ा आएगा अब सुनने में।